तो बात हो रही थी कि मैंने बीच की स्टोरी आपको इसलिए बताया कि अचानक से इसमें बीच में लाइन में दे दिया कि व्हाट हैपेंड, है ना। सो आई एक्सप्लेन्ड इट कि बीच में पीछे इसकी हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री मैंने आपको बताया कि 1914 का जो वॉर एंड हुआ, ब्रिटिश ओपन द नेगोशिएशन, ब्रिटिश ने नेगोशिएशन का मतलब बातचीत ब्रिटिश ने करना शुरू कर दिया, ठीक है। ब्रिटिश ओपन नेगोशिएशन, ब्रिटिश ने बातचीत शुरू कर दिया किससे, कांग्रेस से, लीग से और उनके भी जो भी लोग थे भारत की स्वतंत्रता को लेकर, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भारत की स्वतंत्रता को लेकर ब्रिटिश ने बात करना शुरू कर दिया। तो अब ये लाइन देखिए कितनी क्लोज लाइन है, अब ये सीधे सीधे यहाँ पर दे दिया। इसके पहले कोई कहानी आपको उसमें दी गई नहीं दी गई। तो कहानी याद रखिए कि वहां पर भी 1945 में इलेक्शन हुए ब्रिटेन में, उस इलेक्शन का प्रभाव पड़ा। दो पार्टी की जो आपस में लड़ाई युद्ध में थी, जहां पर लेबर पार्टी ने भारत का समर्थन किया था कि जब हम अगर हमारी पार्टी जीतती है ब्रिटेन में तो हम भारत के पक्ष में, हम भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में हैं और हम भारत के लिए प्रयास करेंगे। तब ब्रिटेन अब सत्ता में वो आ गए तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट बदल नहीं गई, ब्रिटेन की गवर्नमेंट बदल गई तो पुराना ब्रिटेन नहीं रह गया, वो नया ब्रिटेन हो गया, है ना। नई पार्टी, नया गवर्नमेंट, तो नया ब्रिटेन एक तरह से देख सकते हैं आप। तो उसने भारत के लिए क्या किया, सही काम किया, ये बात थी। और इसीलिए यहाँ पर चर्चा का दौर शुरू हो रहा है, भारत की स्वतंत्रता के लिए चर्चा का दौर शुरू हो रहा है, आप इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। और आगे देखिए इसमें हुआ क्या, आगे ये हुआ कि द टॉक्स फेल, बातचीत रही तीनों के बीच में, फेल हो गई। फेल कैसे हो गई, बातचीत इसलिए फेल हो गई बिकॉज द लीग सा itself as the sole spokesperson of India's Muslim। लीग चाहती थी कि भारत में अगर मुस्लिम की कोई बात करे तो हम ही करें। लीग चाहती थी कि भारत में अगर मुस्लिम के अधिकारों की कोई बात करे तो हम ही करें और कोई ना करे, और हमें अपनी अलग से कुछ क्षेत्र हमारे लिए अलॉट कर दिए जाए, ये चाहती थी, ठीक है ना। The talks failed because the league said as a sole spokesperson of India's Muslims, the Congress could not accept this claim। कांग्रेस ने इस दावे को स्वीकार बिल्कुल नहीं किया। Since क्यों नहीं स्वीकार किया, कांग्रेस स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं किया, क्योंकि a large number of Muslim still supported it, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम, जितने लीग में मुस्लिम नहीं है उतने कांग्रेस में मुस्लिम है जो कांग्रेस को ही सपोर्ट कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट बात उनके सामने समझ में आ रहा है। तो ये समझने वाली बात है। ये वार्ता इसलिए असफल हो गई क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए, उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए, एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव पार्टी मानी जाए। जितने भी भारत में मुसलमान है उसका हमें केवल एक, हम ही है बस मुस्लिमों के लिए। तो कांग्रेस ने इस दावे को समर्थन मना कर दिया, जितना तुम्हारे पास समर्थन है उससे हमारी जो पार्टी है उसमें बहुत सारे मुस्लिम, ठीक है ना। इस वजह से यहाँ पर मना कर दिया जाता है। ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी थी यहाँ पे, है ना। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उसके साथ थे, अभी भी उसके साथ थे, खड़े हैं बहुत से मुसलमान। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की मांग उठने लगी है, मुस्लिम लीग बन गई है, मुसलमान अलग हो गए, हिंदू अलग हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस तो पहले भी वैसी थी और अभी भी वैसी है। अलग कौन हुआ था, ये अलग जिनको स्वार्थ था, जिनको केवल अपना स्वार्थ दिख रहा था, खुद राजा बनने का स्वप्न देखे थे, खुद नेता बनने का, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बनने का स्वप्न देखे हुए लोग, है ना, वो ही आज परेशान हो रहे हैं। अब देखिए उनकी भी बात, इसलिए कांग्रेस ने, तो भाई कांग्रेस अपने तरीके से अड़ी हुई है, नहीं हम दावे को मानेंगे नहीं, हम मुस्लिम लीग करेंगे, हमें यही चाहिए। इसलिए टॉक्स रही, बातचीत रही, टॉक्स का मतलब वार्ता, बातचीत, फेल हो गया। नेक्स्ट है इलेक्शन। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है। इलेक्शन टू द प्रोविंसेस वर अगेन हेल्ड इन 1946। दोबारा से चुनाव हुए 1946 में, ध्यान दीजिएगा 1946 में दोबारा से चुनाव हुए। The Congress did well in the general constituencies। कांग्रेस ने बहुत शानदार, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया कांग्रेस ने फिर से, लेकिन कहां पर किया, जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब ये बात आप समझिएगा क्योंकि साधारण बच्चे जो ध्यान से सुन रहे होंगे वही जो सुन रहे होंगे उन्हीं को समझ में आएगा, जो बिल्कुल साधारण तरीके से सुन रहे होंगे उनको समझ नहीं आएगा। अब ये एक वर्ड आया है यहाँ पर, जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये देखिए आपकी यहाँ पर कीवर्ड में भी ऊपर दिया गया है, जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज साइड में ऊपर दिया गया है ना, इसको भी आप पढ़ लीजिए। जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब क्या होता है, जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब होता है सामान्य निर्वाचन क्षेत्र।
सामान्य निर्वाचन क्षेत्र का मतलब होता है कि वहां से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता था और कोई भी व्यक्ति उसको चुन सकता था, यानी सभी लोग समर्थन कर सकते थे। यानी कुछ सीटें फिक्स कर दी गई। देखिए सीटें फिक्स क्या कर दी गई, उस समय की राजनीति कितनी खराब थी कि जब सीटें जिस वर्ग के लिए फिक्स कर दी जाती थी तो उसी वर्ग के ही लोग उसको वोट देते थे, बाकी लोग वोट दे नहीं सकते। तो जनरल कंसेंट्रेसीज में क्या था कि यहाँ पर कांग्रेस के सदस्य यहाँ खड़े थे, मुस्लिम लीग के भी खड़े रहे होंगे, ठीक है, यहाँ तो मुस्लिम लीग के भी सदस्य खड़े थे चुनाव में और कांग्रेस के भी खड़े थे, लेकिन कांग्रेस वाले जीत गए, मुस्लिम लीग वाले हार गए। लेकिन जहां जहां पर मुस्लिम सीटें थी, रिजर्वेशन वाली सीटें, वहां पर तो कांग्रेस खड़ी हो नहीं सकती, वहां पर तो कांग्रेस के मेंबर खड़े हो नहीं सकते, और वहां पर चुनाव में इलेक्शन पार्टिसिपेट कौन करेगा, मुस्लिम की जनता भी कर सकती है, दूसरे लोग भी कर सकते हैं, लेकिन वहां कांग्रेस के मेंबर नहीं खड़े हो सकते चुनाव। तो जनरल कंसेंट्रेसीज का मतलब यही हो गया कि कोई भी यहाँ पर चुनाव में खड़े सकते हैं, यानी कि कांग्रेस के भी मेंबर, मुस्लिम लीग के भी मेंबर, अदर पार्टी कोई उसके भी मेंबर खड़े सकते हैं, सभी लोगों को अधिकार है कि वोट दे सकते हैं, लेकिन वहां पर जो भी खड़ा होगा मुस्लिम लीग का ही खड़ा होगा। तो जनरल कंसेंट्रेसीज में कांग्रेस को मतलब बहुत अच्छी सफलता मिली देश में। बट द लीग सक्सेस, लेकिन लीग भी सक्सेस हुई। लीग कहां सक्सेस हुई, लीग वही सक्सेस हुई जहां पर लीग को पहले से सीटें फिक्स थी। जनरल वाली जगह में लीग को कहीं जगह ही नहीं मिली, हार गई वहां से, लेकिन जहां पर लीग की सीटें फिक्स थी, यानी लीग के ही मेंबर, मुस्लिम लीग के मेंबर खड़े थे। अब जब ये बताइए, जब वहां पर एक ही मेंबर खड़ा हुआ है तो उसको वहीं के मेंबर कुछ 10 लोग भी अगर वोटिंग कर देंगे जाके तो वो तो जीता ही माना जाएगा। भाई चुनाव में, इलेक्शन में अगर एक ही पार्टी हो, आज आपके देश में अगर एक ही पार्टी भाजपा ही हो, कांग्रेस ना हो, या कांग्रेस ही एक पार्टी हो, दूसरी कोई पार्टी ना हो, तो जाहिर सी बात है हर बार वही पार्टी जीतती रहेगी। कौन हारेगा जहां पर हारने जीतने के लिए कोई प्रतिद्वंदी ना खड़ा हो, ये समस्या थी। तो जनरल कंसेंट्रेसीज का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट विद नो रिजर्वेशन ऑफ एनी रिलीजियस और अदर कम्युनिटी, जहां पर कोई भी किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं था, उसको कहा गया जनरल कंसेंट्रेसीज, जहां पर कांग्रेस ने बड़ी अच्छी सफलता पाई। लेकिन जहां पर रिजर्व सीट थी तो वहां मुस्लिम को सफलता मिलना स्वाभाविक ही था। अब लीग इससे खुश हो रही है, लेकिन बट द लीग सक्सेस इन द सीट्स रिजर्व फॉर द मुस्लिम वाज स्पेक्टेकुलर, लेकिन मुसलमानों के लिए आरक्षित सीट्स पर बेजोड़ सफलता मिली, यानी मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जबरदस्त वोटिंग किया मुस्लिम लीग के लोगों को भी, और उनको अथाह सफलता वहां भी मिली। अब देखिए यहाँ पर 1946 में एक माहौल फिर से बन गया, इट परसिस्टेड, और इसी ने, जब मुस्लिम लीग के सदस्यों को मुस्लिम मासेज ने, मुस्लिम की जनता ने फिर से एक बार वोट दे दिया तगड़ा, बहुत तेजी से वोट दिया, तो उनको जब इतना वोट मिला तो उनका दिमाग फिर से पगला गया। अब वो फिर समझ में उनको आ गया कि अब तो बिल्कुल हम जो सोच रहे थे वही होना चाहिए, और यही आगे देखिए दिया है, इट परसिस्टेड इट्स डिमांड फॉर पाकिस्तान, और यही बात उनको पाकिस्तान की डिमांड के लिए मजबूर कर देती है कि हमें एक नया राष्ट्र चाहिए, नया नेशन चाहिए। तो उनको मजा आ गया था भाई हम राष्ट्र बन जाएगा तो परिवार जीतेंगे, कल के दिन कहीं ऐसा ना हो कोई नियम में कोई बदलाव आ जाए और फिर समस्या हो जाए। और यही कह रहा है कि परसिस्टेंट भी। अगर यहाँ पर सोचिए, अगर यहाँ पर लीग हार जाती, अगर मुस्लिम सदस्य भी, जो मुस्लिम मासेस थे, मुस्लिम जनता अगर यहीं पर लीग को, जहां पर उनकी सीट फिक्स थी, अगर वो वहां से भी हार जाती तो लीग यहाँ टूट जाती, लीग के सपने चूर चूर हो जाते कि भाई हिंदू और जो अदर कास्ट के लोग मेंबर हैं, जो धर्म के रिलीजन के मेंबर, वो तो हमें सपोर्ट कर ही नहीं रहे, हमारे खुद के भी मासेस सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर लीग टूट जाती और फिर ये पाकिस्तान की डिमांड उसके दिमाग से निकल जाती। लेकिन लीग को सफलता मिली यहाँ पर तो उसके दिमाग में बात आई। हालांकि इसके बावजूद भी बहुत सारे नेता, मैंने आपको बताया हुआ है, कांग्रेस के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य रहे, कांग्रेस का ही सपोर्ट करते, जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम पढ़ ले, खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम पढ़ ले, है ना, तो ये सब सारे लोग, बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा ही था, ये सारे लोग अभी भी कांग्रेस के ही मेंबर, ये मानते थे कि नहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे जो लोग हैं वो राष्ट्रवादी नेता, ये कहते थे कि नहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू एक राष्ट्रवादी नेता है, जबकि जो जिन्ना है वो एक राजनीतिज्ञ है। जिन्ना केवल एक पॉलिटिशियन है, नेशनलिस्ट नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक राष्ट्रवादी है, राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, किसी धर्म के बारे में नहीं सोचते। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में उन्होंने, कई लोगों ने, यहाँ तक कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था, उन्हीं का कथन मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल स्टेटमेंट कॉपी बहु काफी यही स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इज ए नेशनलिस्ट, व्हाइल, जबकि जो जिन्ना है, जिन्ना इज ए पॉलिटिशियन ओनली, वो केवल
केवल एक राजनीतिज्ञ है, वो केवल राजनीति कैसे करनी है वो जानते हैं, लेकिन देश कैसे चलाना है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जान रहे हैं। वो जानते हैं कि हमें सभी धर्मों को साथ में लेकर चलना है, इसलिए वो सभी रिलीजन की बात कर रहे हैं। नहीं तो कांग्रेस में भी कई सारे टूट नहीं हो जाती, बताइए, कांग्रेस तो संगठित थी ना, उसमें भी तो बहुत सारे मुस्लिम सदस्य थे। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली बात ये थी कि लीग अगर यहाँ हार जाती तो हिस्ट्री कुछ और होती। लीग अगर 1937 में का इलेक्शन देखिए, अगर यहाँ पर भी लीग देखिए, अगर यहाँ हार जाती तो 1947 में कहानी कुछ और बन जाती, ठीक है ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो जो बनी है कहानी उस पर हम ध्यान देते हैं। तो द ब्रिटिश कैबिनेट सेंट 3 मेंबर्स, है ना, अब इसी इन मार्च 1946 में, अब देखिए मामला और गर्मा गया, है ना, पाकिस्तान की डिमांड बढ़ चढ़ के होने लगी, और तभी ब्रिटिश कैबिनेट सेंट 3 मेंबर्स दिल्ली, ब्रिटिश ने 3 मेंबरों की सदस्य, है ना, मेंबर्स को भेजा दिल्ली में आए लोग टू एग्जामिन द डिमांड एंड टू सजेस्ट अ सूटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क फॉर फ्री इंडिया। मैंने बताया था कि 3 मेंबर्स यहाँ पर आए जब ये सारी घटनाएं हो जाती हैं, अभी आते हैं, ठीक है, मैंने बताया आपको वहां है तो वहां में जोड़ दीजिएगा, यहाँ जोड़ रहा है, ठीक है, कि वो लोग यहाँ पर आए इसलिए भारत को फ्री कराने के लिए, भारत को फ्री कराने के लिए, और एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क तैयार करना है, एक राजनीतिक फ्रेमवर्क तैयार करना है कि हाँ भारत में राजनीति कैसे चलेगी। भाई अंग्रेज तो छोड़कर जा रहे हैं, अंग्रेज तो छोड़ने आ रहे हैं ना, अंग्रेज छोड़ने आ रहे हैं, भारत को आजाद करने के लिए आ रहे हैं, तो अंग्रेज तो जाएंगे तो फिर आगे भारत चलेगा कैसे, इतना बड़ा देश चलेगा कैसे, एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क भी बनाना जरूरी है। तो उसको बनाने की जिम्मेदारी भी ब्रिटेन की थी, कल के दिन दूसरे देश के लोग कहेंगे नहीं तो ऐसा ही छोड़ के चले आए, उस देश पर शासन किए छोड़ दिए, तो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क भी बनाना ब्रिटेन की जिम्मेदारी थी, और यही क्लेमेंट एटली ने किया, सराहनीय प्रयास था क्लेमेंट एटली का, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। So this mission suggested that India should remain united and constitute itself, है ना, as a loose confederation with some autonomy for a Muslim majority areas. मिशन ने सलाह क्या दी जब कैबिनेट मिशन आई, तो कैबिनेट मिशन ने कहा भाई ऐसा है, आप लोग पाकिस्तान की डिमांड कर रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो कहते हैं कि मिशन ने सलाह क्या दी, मिशन ने सलाह दिया कि इंडिया शुड यूनाइटेड, इंडिया को यूनाइट तो रहना चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूट इटसेल्फ एज ए लूज कॉन्फेडरेशन, लेकिन कुछ जगहों पर इंडिया को थोड़ा ढीला पड़ जाना चाहिए, संगठित रहना चाहिए लेकिन कुछ जगहों पर ढीला पड़ जाना चाहिए। ये कौन सी बात है कि भारत को संगठित भी रहना चाहिए कह रहे हैं, और कुछ जगहों पर क्या होना चाहिए, लूज कॉन्फेडरेशन, यानी ढीला ढाला महासंघ बनना चाहिए। कॉन्फेडरेशन का मतलब ये कि ढीला ढाला महासंघ विद सम ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, यानी जहां-जहां पे मुस्लिम है वहां पर आप थोड़ा ढीले रहिए, जहां-जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी अधिक है वहां पर आप ढीले रहिए, बाकी पूरे भारत में आप क्या करिए अपना नियंत्रण बढ़िया बनाए रखिए। ये कांग्रेस को बात समझ नहीं, ये कौन सी बात है कि भाई जब देश एक है, देश में कानून बनेगा एक तो सबके लिए बराबर बनेगा ना, सबके लिए बराबर बनेगा, किसी के लिए ढीला किसी के लिए हल्का, तो बाद में कल हिंदू जो रिलीजन के लोग हैं, अन्य पार्टी के जो रिलीजन के अन्य रिलीजन के लोग भड़केंगे नहीं कि देश तो एक है, कानून सबके लिए बराबर है। ये मुस्लिम मेजॉरिटी जहां पर है आप वहां कानून लूज क्यों कर रहे हैं, वो लोग भी तो बोल सकते हैं, वो भी तो भड़क सकते हैं, कांग्रेस ने इसको सिरे से खारिज कर दिया, ठीक है। और अब देखेंगे कि बट इट कुड नॉट गेट द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टू एग्री, कांग्रेस, और देखेंगे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग इस बात से एग्री नहीं हुए, मुस्लिम लीग एग्री नहीं थी तो स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल, इस प्रपोजल को एग्री नहीं थी। और आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी लाइन दी गई है कि पार्टीशन नाउ बिकेम मोर और लेस इनवाइटेबल, पार्टीशन नाउ बिकेम मोर और लेस इनवाइटेबल, यानी अब देश का विभाजन अवश्य संभावित था, यानी अब यहां से तय हो गया था अब तो देश बट ही जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कैबिनेट मिशन की डिमांड आपने लिख लिया और यहां से समझ में आ गई कहानी कि अब तो देश क्या हो जाएगा, बट ही जाएगा, बटने ही वाला है ही है ना, क्योंकि कैबिनेट मिशन भी अपनी बात रख दी, उसकी बात से सहमत नहीं, जब दोनों लोग सहमत नहीं हो रहे हैं तो बंटवारा तो होता ही है भाई, घरों में बंटवारे हो जाते हैं, पार्टीशन हो जाता है ना, दोनों बच्चों भाई भाई के बीच बंटवारा हो जाता है, तो नहीं मुझे ऐसा नहीं रहना, नहीं मुझे ऐसा नहीं रहना, मुझे अपना अलग रहना, मुझे अपना अलग रहना, दोनों की सोच अलग, थिंकिंग अलग, जाहिर सी बात है, ठीक है, सेपरेट है ना, उसी में शांति व्यवस्था है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज, जो आपकी बुक का लास्ट पेज होगा, ठीक है। After the failure of cabinet mission, the Muslim League decided on a mass agitation for the winning its Pakistan demand. देखिए ध्यान दीजिए, मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन की बात क्या हो गई, यहाँ पर फेल हो गई। अब जब कैबिनेट मिशन की बात भी फेल हो गई तो मुस्लिम लीग को ऐसा लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कांग्रेस अपनी मनमानी शुरू कर दे। उससे पहले मुस्लिम लीग डिसाइडेड ऑन अ मास एजिटेशन, एक बहुत बड़ा आंदोलन मुस्लिम लीग ने बनाना शुरू किया। मुस्लिम लीग बिल्कुल, अब उसको चुनाव में सपोर्ट भी बहुत मिल गया था,
अब उसको बिल्कुल पगला गई थी मुस्लिम लीग के, बिल्कुल हमें अलग करना चाहिए, है ना, तो समझ गई थी कि एक आंदोलन करना पड़ेगा, है ना। तो मास एजिटेशन किया उसने, बहुत बड़ा जन आंदोलन किया, विनिंग इट्स पाकिस्तान, पाकिस्तान डिमांड, पाकिस्तान डिमांड को मजबूत दिखाने के लिए कि हमें पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए, इसलिए बहुत बड़ा जन आंदोलन किया, इट अनाउंस्ड। और इसी क्रम में उसने किया क्या, पाकिस्तान डिमांड उन्हें चाहिए चाहिए, जन आंदोलन चाहिए चाहिए, उसके लिए उसका एक्शन क्या था, तो उसका एक्शन था 16 अगस्त 1946 में, अंडरलाइन कर लीजिएगा, 16 अगस्त 1946 का दिन है, 16 अगस्त 1946 का दिन है, एज डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में जाना गया, यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहते हैं, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया। मुस्लिम लीग ने मनाया कि अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे कार्यवाही करेंगे, प्रत्यक्ष कार्यवाही करेंगे, यानी हम किसी भी तरह से एक प्रकार साम दाम में सारे तरीके अपनाएंगे, हमें केवल पाकिस्तान चाहिए बस, ठीक है। तो ऑन दिस डे रायट्स, रायट्स का मतलब है दंगे, रायट्स का मतलब क्या, दंगे, दंगे, दंगे समझते हैं ना, रायट्स ब्रोक आउट इन कलकत्ता, कलकत्ता में, ध्यान दीजिएगा कलकत्ता का नाम आ रहा है सबसे पहले, दंगे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के बाद सबसे पहला कौन सा स्टेट नाम सामने आ रहा है, कलकत्ता आ रहा है, कलकत्ता, याद रखिएगा कलकत्ता, कलकत्ता। डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया, 16 अगस्त 1946 के द्वारा। किसने मनाया, किसने कहा था, ये मुस्लिम लीग ने कहा था, किसके बाद कहा था, कैबिनेट मिशन फेल्योर होने के बाद कहा था, किस लिए कहा था, पाकिस्तान की डिमांड पाने के लिए, पाकिस्तान डिमांड चाहते थे, वो डिमांड ऑफ पाकिस्तान के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो सारे क्वेश्चन एक ही जगह पर कॉन्स्टिट्यूट हैं, बात आप लोग पढ़ लेते हैं, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, फिर भी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कहानी को समझना जरूरी है, और बड़े ध्यान से जब आप दोबारा इस बुक को कम से 5-6 बार रिवीजन करिए, आप मेरे पढ़ाने के बाद, इन ढूंढने के बाद भी 5-6 बार रिवीजन करेंगे, तब आपको एक एक घटनाएं फिर से याद हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि आज मैंने पढ़ा के फिनिश कर दिया तो आप लोग फिर से हमेशा फिनिश। तो देखिए कलकत्ता में दंगे भड़क गए, दंगे हुए, दंगे किए गए मुस्लिम लीग के द्वारा, दिखाया गया कि अगर आपने हमें पाकिस्तान नहीं दिया, हमें अलग नहीं किया, इंडिपेंडेंट, भाई क्यों, किससे मांग रहे हैं, कांग्रेस से ही कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि कांग्रेस उस समय की एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई थी, सारे लोग उसी में यूनाइटेड थे, ठीक है ना, बहुत बड़ा दल कांग्रेस था, कांग्रेस को दिखाना चाहते थे कि भैया हमें अलग करो, नहीं तो फिर हम, है ना, समझ में आ रही बात। तो दंगे भड़के सेवरल डेज एंड रिजल्टिंग इन द डेथ, और इसका रिजल्ट क्या हुआ, दंगे भड़केंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्टिंग इन द डेथ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोगों की जान गई, आज कई दिनों तक ये दंगे, है ना, चलते रहे, चलते रहे, लोगों में आपस में लड़ाई झगड़े होते रहे, हजारों लोग मारे गए। बाय मार्च 1947 वायलेंस स्प्रेड ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। आपने देखा कि 1947 मार्च में, ये देखिए दंगे कब से भड़क रहे हैं, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब है, 19, आपको मैंने डेट बताया 16 अगस्त 1946, याद रखिए 16 अगस्त 1946 से दंगे भड़क रहे हैं, और मार्च यानी अगला साल, नेक्स्ट ईयर 1947, यानी आपके देश की आजादी वाला साल आ गया 1947, मार्च तक दंगे चल रहे हैं। और ये दंगा इतना तेज भड़का, कलकत्ता से फैलता हुआ दंगा उत्तर प्रदेश के भी, उत्तर भारत के भी पूरे क्षेत्रों पर दिखाई देता है, यानी पूरे भारत में दंगे की धूम सुनाई दे रही है ना। मैनी हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स पीपल वर किल्ड, हजारों लोग इसमें मारे गए, एंड न्यूमरस वुमेन हैड टू फेस अनटोल्ड ब्रूटलिटीज ड्यूरिंग दिस पार्टीशन। बहुत सारी महिलाओं के साथ में कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई जो बताने लायक नहीं है, अकथनीय घटनाएं हुई महिलाओं के साथ में। यहाँ पर इस दंगों के बीच में होता क्या है, दंगों में यही तो होता है, जो एक धर्म के जो लोग रहते हैं वो दूसरे धर्म के लोगों को फिनिश करने में, दबाने के चक्कर में किसी भी हद तक जा सकते हैं। भगवान करे जीवन में कभी किसी कोई दंगा ना हो, और दंगा हो तो कहीं कोई ऐसी जगह पर ना हो जहां पर कुछ ऐसे जो लोग रहे, जो मजबूर रहे, जो कमजोर रहे, क्योंकि उस समय लोग पागल रहते हैं, ठीक है ना। राइट्स का मतलब ये होता है बिल्कुल पागल, जो कुछ भी देखते हैं जला देते हैं, जो कुछ भी देखते हैं उसको निस्तनाबूद करने की कोशिश करते हैं। और आपने देखा कि न्यूमरस वुमेन हैड टू फेस अनटोल्ड ब्रूटलिटीज ड्यूरिंग द पार्टीशन, बहुत सारी महिलाओं के साथ दुराचार तक भी हुआ। मिलियंस ऑफ पीपल फोर्स्ड टू फ्ली, बहुत सारे लोगों को भागना पड़ा, बिछड़ना पड़ा, दियर होम्स, अपने घरों को छोड़ छोड़ कर जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि कुछ लोग लाहौर में भी रह रहे थे, कुछ लोग इस्लामाबाद में भी रह रहे थे, वो भी तो भारत का इलाका था। लेकिन अब मुस्लिम क्या चाह रहे थे, वो वाला इलाका चाह रही थी, तो वहां से उन्होंने क्या किया, उनको भगाना शुरू किया। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? तो उन्होंने भगाना भी शुरू किया। tore asunder from their homes, asunder from their homelands, they were reduced of being refugees in alien lands। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि बहुत सारे लोगों ने अपने मूल स्थानों से बिछड़ गए, जो बेचारे अपना सोचते थे कि अपना घर बसाए थे, उन्हें क्या पता था कि पार्टीशन हो गया, उन्हें क्या पता कि
पता था कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस दंगों में बदल जाएगी, उन्हें क्या पता था कि दंगे बढ़ते बढ़ते हमारे घरों तक आ जाएंगे, हम लोग को अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ेगा। रातों रात अपने घर को छोड़कर दूसरे देश में आ गए। अब सोचिए, अब देश बन गया। उनको तो उनके सामने तो अभी एक ही देश लग रहा था, लेकिन अब लाहौर इस्लामाबाद से बहुत से लोग आके यहाँ दिल्ली में आके बैठ जाते हैं, पंजाब के क्षेत्र में आके बैठ जाते हैं। यानी अब वो लोग शरणार्थी हो गए, रिफ्यूजी हो गए हमारे देश के लिए। अब हमारे देश के लोगों को रिफ्यूजी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे भाई? क्योंकि अब वो देश अलग बनने जा रहा है, वहां से हमारे यहाँ आगे शरणार्थी की तरह। जब तो शरणार्थी नहीं, वो तो अपने क्षेत्र में रह रहे थे ना, अपने घर में रह रहे थे, लेकिन वो शरणार्थी बनकर रह गए। ठीक है, दे वर मीन्ड दैट इंडिया चेंज्ड, पार्टीशन आल्सो मीन्ड द इंडिया चेंज। पार्टीशन का मतलब ये था कि जब जैसे ही पार्टीशन हो रहा था धीरे धीरे, तो विभाजन से पूरा भारत की जो एक तस्वीर थी वो बिल्कुल से बदल रही थी। मैनी ऑफ सिटी चेंज, बहुत सारे शहर में बदलाव हुआ, एंड न्यू कंट्री, एक नया देश दिखाई देना, यानी कि पाकिस्तान वाज बॉर्न। एक पाकिस्तान की, है ना, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का एक तरह से कह सकते हैं बर्थडे हो रहा है पाकिस्तान, ठीक है ना, जन्म हो गया। सो द जॉय ऑफ द कंट्री इंडिपेंडेंस, हमारे लिए देश की स्वतंत्रता की खुशी तो थी ही, हमारे लिए देश की स्वतंत्रता की खुशी तो थी ही कि हाँ देश आजाद हो रहा है, लेकिन साथ में, उसके साथ में ब्रिटिश रूल के साथ में क्या आया? मिक्स्ड विद द पेन, हमारे साथ दुख भी साथ में आया, वायलेंस ऑफ पार्टीशन। तो पार्टीशन में जो हिंसा हुई, हम लोग दुख, यानी पार्टीशन जब हुआ तो हमें एक तरफ आजादी का एहसास हो रहा था, खुशी भी मिल रही थी, और हमारे सामने दुख भी था कि हमारे बहुत सारे लोग, अपने जो लोग थे वो कहीं ना कहीं उधर चले गए, और बहुत सारे जो लोग कहीं और रह रहे थे वो यहाँ आ गए। यानी कष्ट भरा विभाजन देखने के लिए मिलता है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी पार्टीशन होता है तो किस तरह से लोग पिसते हैं। ये राजनीति का काम है, पॉलिटिक्स का काम है। पॉलिटिक्स हो गई कि हाँ ठीक है, वहां से ऐसा ऐसा डिसीजन ले लिया गया। रियल जमीन पर आप देखते हैं किस तरह से सामना करना पड़ता है। अब इसकी आगे की जो गहराई है वो आपका थोड़ा सा चैप्टर 12 में भी दिया गया है, कुछ किस तरह से फिर आपका संविधान बनता है, क्या सारी चीजें, कौन कौन से मेंबर रहे, थोड़ी थोड़ी बातें उसमें भी दी गई हैं। तो जब भी आपको समय मिला करे तो आप लोग चैप्टर 12 के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इस चैप्टर में आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। इस चैप्टर में कुछ चीजें और भी हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस के बारे में दिया गया है यहाँ पर साइड में, ठीक है। तो आप लोग पहले एक काम ये कर लीजिए, मैं छोटा सा एक वीडियो और बना लेता हूँ जस्ट अभी, ठीक है, 10 मिनट का, और उस 10 मिनट में जो भी साइड में कुछ बातें दी गई हैं उनको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। जैसे ये कुछ नाम दिए गए हैं, है ना, इनको भी थोड़ा थोड़ा इन पर फोकस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। और आप लोग से मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। अभी जो आप लोगों ने पढ़ा समझा वो आप लोगों को बेहतर समझ में आया कि नहीं आया, और अगर समझ में आ गया है तो जो साइड में कुछ चीजें दी गई हैं उनके बारे में डिस्कस करें, बताइए। आवाज आ रही है सभी को मेरी? सर प्रभात फेरी क्या होता है? यस सर। सर प्रभात फेरी क्या होता है? प्रभात फेरी नहीं जानते? प्रभात का मतलब सुबह, एक नई सुबह। प्रभात फेरी की शुरुआत आपने देखा अम्बाबाई के समय पे आपने प्रभात फेरी किया हुआ है। प्रभात फेरी का मतलब होता है कि जब कोई हम किसी कैद से मुक्ति पाते हैं तो हमारे एक नई सुबह होती है, और उस समय अगर हम घूम घूम कर एक झंडे लेकर बाहर घूमे कि हम लोग किसी चीज से आजाद हो गए हैं, जैसे आप लोग प्रभात फेरी लगाते हैं ना 15 अगस्त के दिन, 15 अगस्त के दिन अपने आप में इसमें स्कूल से बाहर निकलते हैं ना झंडे लेकर बाहर। यस सर। तो वही है प्रभात फेरी, और क्या है। पार्टीशन के समय गांधी जी का क्या रोल था? सिद्धि का क्वेश्चन है, आप सभी लोग भी सुन लीजिए। गांधी जी संतुष्ट नहीं थे पार्टीशन से, गांधी जी नहीं चाहते थे पार्टीशन, ठीक है। गांधी जी कहते थे कि पार्टीशन हो तो मेरी लाश के ऊपर से हो, मेरी डेड बॉडी के ऊपर से हो। गांधी जी तो ऐसे थे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार अलग थे, ध्यान दीजिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे पंडित के विचार थे, और गांधी जी दूसरे पंडित के विचार। बहुत सारी गांधी जी को मानते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहुत मानते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी कहते थे कि सत्य क्या है, ईश्वर को मानते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, आध्यात्म पर विश्वास करते थे गांधी जी। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या मानते थे? सत्य, उनकी नजरों में सत्य क्या है, ट्रू क्या है? उनकी नजरों में सत्य ये है कि जो भारत की गरीबी है वो सत्यता है, जो भारत हम लोग अमीरी गरीबी में जो अंतर है ये सत्यता है, जो मजदूर वर्ग पिस रहा है ये सत्यता है। तो इनकी विचारधारा थोड़ा अलग थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू सोच रहे थे कि भाई जब इतना देश में हिंसा हो रही है, चारों तरफ फैलाव हो रहा है, अगर हमने विभाजन नहीं किया तो ये कितना विकराल रूप ले लेगा। इस वजह से मजबूरी में उनको सामना करना पड़ता है। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश का विभाजन हो जाता है, सुन लीजिए पहले एक बात,
जब देश का विभाजन हो जाता है उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं अपने कथन में कि देश का विभाजन जरूर हुआ है, लेकिन उस पीड़ा को मैं महसूस कर रहा हूँ, उस पीड़ा को मैं महसूस करता हूँ। ठीक है, तो वो भी दुखी थे, ऐसा नहीं है कोई। तो गांधी जी का रोल यही था कि गांधी जी नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो। वो नेशनल मूवमेंट जब कराया था उन्होंने इसमें 1942 में जो ये आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, इस आंदोलन के दौरान ही ब्रिटिश में हलचलें पड़ी थी, है ना। तभी तो वहां से उनको एक मुद्दा मिल गया, एक इश्यू मिल गया कि हाँ ठीक है, हम भारत के पक्ष में एक पार्टी आ गई। बस यही रोल था उनका, गांधी जी का। ठीक है, और गांधी जी नहीं चाहते थे कि भारत पाकिस्तान बने, इसीलिए काफी समय लग रहा था। और गांधी जी का रोल अलग था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का रोल अलग था, इसलिए समय लग रहा था। और जब समय लग रहा था तो इसीलिए आंदोलन और बढ़ रहा था। ठीक है, हाँ और पूछो। मैं, तुम पूछ रहे हो क्या? पूछो सर। यस सर। सर कुछ लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि सर पार्टीशन में गांधी जी का वो था, गांधी जी की वजह से पार्टीशन हुआ? नहीं, गांधी जी की वजह से पार्टीशन नहीं हुआ है। पार्टीशन की सारी कहानी तो बुक में सामने आपके दी गई है ना। पार्टीशन कोई एक दिन की घटना नहीं थी। गांधी जी सर लेकिन कुछ लोग बोलते हैं। नहीं, गांधी जी कुछ लोग बोलने दो, आप बुक में पढ़ो ना क्या है पार्टीशन के लिए। पार्टीशन की शुरुआत 1906 से आप देख रहे हैं, मुस्लिम लीग से देख रहे हैं। पार्टीशन की नींव किस तरह से पड़ रही है ना। तो गांधी जी तो यूनिटी की बात करते थे, सत्ता की एक रहने की बात करते थे। गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि भारत अलग हो जाए, पाकिस्तान अलग हो जाए। वो तो लास्ट में जाके मजबूरी में फिर कहा गया, गांधी जी से कहलवाया गया, कहा गया बाबू आप जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों ने कहा कि आप समर्थन करिए, आप कहिए इस बात को, देश की जनता सुनना चाहती है, आप कहिए, आप दबाव डाला गया उनके ऊपर, दंगे देखे गए। आप देख रहे हैं किस तरह से हालात बढ़ गए। बस उसी को ध्यान में रखते हुए लास्ट में उनको मजबूरी में स्वीकार करना पड़ा। और बाद में उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सारी चीजों की डिमांड भी रख दी कि पाकिस्तान अलग होगा तो है ना, और जो चीजें हैं वो भी हमारे देश का काम है। ये सारी चीजें देश के लोगों को अच्छी नहीं लग रही थी। लोगों को ये लग रहा था कि जब जबरदस्ती अलग हुआ है, इतनी दंगे उसने फैलाया और जानबूझकर अलग हो रहा है, हमने तो हम लोगों को अलग किया है ना, अपने ये बड़ी स्टेट के लिए अलग बात चल रही है। तो हम लोग उनको क्यों दें? जिस तरह से वो गए हैं अपने उसी हिसाब से सर्वाइव करें। भारत भी तो उसी तरह गरीबी में है भाई, भारत भी उस समय गरीबी था, भारत अमीर थोड़ी था। गरीबी का सामना तो भारत भी कर रहा था, क्योंकि अंग्रेज तो पूरा लूट ही लिए थे ना लगभग भारत। एक कारण ये भी था कि भारत पूरी तरह से, है ना, आम होता है ना, आम चूसने वाला गाँव में पूरा दबा दबा कर किया है, ऐसे हो गया था भारत, उसमें स्थिति ऐसी थी। तो भारत के पास खुद ही नहीं था कुछ, और वहां पर देने की बात चल रही थी, इससे भी काफी लोग नाराज थे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? वीडियो आपका एंड होने वाला है सर, मिनट में एंड हो जाएगा। सर हाँ बताइए भाई, सुन रहा हूँ। सर पेज नंबर 157 में फिगर नंबर 21, sir also known as the Badshah Khan, he was the founder of खुदाई मैं उसी के बारे में मैं उसी के बारे में बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में 20 से 10 बार। यही क्वेश्चन था आपका, मैं बात करूंगा। ओके सर। अभी जो मैंने बताया पढ़ाया मैं केवल वहां से पूछ रहा हूँ, जो साइड में दिया है मैंने देख लिया है कि बुक में दिया है, कुछ मुझे बताने लायक है। इसके लिए मैं अभी जस्ट आपको ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट का एक वीडियो और बनाऊंगा बस। ठीक है, आप लोग श्योर करें मुझे कि हाँ आप लोगों को क्लियर हो गया है, या क्वेश्चन पूछना चाहें तो जल्दी जल्दी फटाफट पूछ लिया करें, मैसेज कर दिया करें आई वांट टू आस्क, तो मैं टाइम दे दिया करूँ कि हाँ पूछिए भाई। आरव गुप्ता, अनन्या जायसवाल, अनुज पटेल, अन्य शोधन, आयुषी, मयंक, राघव, सृष्टि, श्रेया, शुभम, सिद्धि, तन्मय, तन्वी, वैभव, ना बहुत सारे बच्चे हैं। क्वेश्चंस बहुत कम ही बच्चे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं और फिर 15 मिनट का एक वीडियो और बना लेते हैं, है ना। ठीक है सभी, 15 मिनट का एक वीडियो और बना लेते हैं, जिसमें बुक के बीच में जैसे सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा दिया है, थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में, और यहाँ पर मौलाना आजाद के बारे में दिया है, चक्रवर्ती राजगोपालचारी के बारे में दिया है, सरदार पटेल के बारे में दिया है, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में दिया हुआ है, महान व्यक्ति, है ना, बहुत महान व्यक्ति, जान ही रहे होंगे आप पूरे हिस्ट्री में कितने महान थे, है ना। इसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में दिया गया है साइड में, है ना, और जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी थोड़ा दिया हुआ है। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा एक डिस्कशन कर लेते हैं, इसके बाद फिर आपकी कहानी यहाँ से खत्म हो जाती है इस चैप्टर की भी और हिस्ट्री की भी। तो फिर मैं एंड कर रहा हूँ, आप लोग फटाफट ज्वाइन करिएगा, ठीक है, तुरंत ज्वाइन करिएगा आप लोग।